10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट का ये 5वां वीडियो। इसमें पढ़ना हम लोग को संसाधनों का संरक्षण। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। बिना संसाधन के किसी भी सभ्यता संस्कृति का क्या हो सकता है, विकास नहीं हो सकता। किंतु संसाधनों के अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्या को जन्म देता है। यानी इसका यहाँ तक कहने का अर्थ है किसी भी सभ्यता संस्कृति का विकास संसाधन के बिना नहीं हो सकता, लेकिन वही संसाधन का अतिशय यानी अत्यधिक और अविवेकपूर्ण उपयोग करने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। वही कर यहाँ तक, फिर आगे देखेंगे समस्या कौन कौन सी होगी। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी समस्या? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्या को जन्म देने के लिए अब प्लस वो भी जो अभी जो संसाधन है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, अभी वर्तमान समय उसको ख़त्म कर लेंगे तो ये तो क्या होगी, इसकी समस्या उत्पन्न होगी ही, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्या उत्पन्न होगी, प्लस आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो दोनों समस्या उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए इस समस्या के समाधान हेतु बहुत सारे स्तर पर क्या करते हैं हम लोग, संसाधन के संरक्षण करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आगे है संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है, संसाधन संरक्षण है। तो संसाधन संरक्षण क्या कहलाता है, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है, नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या संसाधन संरक्षण है। देखिए आगे, प्राचीन काल से संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय और ज्वलंत विषय रहा है। यानी उस सभी लोग प्राचीन काल से समाज सुधारक, नेता, चिंतक, पर्यावरणविद क्या कर रहे थे, संसाधन के संरक्षण करने की कोशिश कर रहे थे। इसी संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक, यानी वही कह रहा है हम अपना पेट यानी हम अपना भरण पोषण तो कर सकते हैं, लेकिन सभी व्यक्ति चाहे जो अपना पेटी भर ले यानी सब कुछ हम अपने पास ही रख ले, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, संसाधन नहीं है। तो संसाधन संरक्षण में ही और आगे प्रयास है किनका, मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन, संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संग्रह कर कृषित भूमि का विस्तार, संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत क्या है, सराहनीय कदम है। तो यही पूछ लेगा जो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसका है, तो मेधा पाटकर, चिपको आंदोलन किसका है, तो सुंदरलाल बहुगुणा, और वर्षा जल संग्रह कर कृषित भूमि का विस्तार किसने करने का प्रयास किसने किया, तो संदीप पांडे। तो यहाँ सब MCQ ही सीधे आप लोग कर सकते हैं। ठीक, अब गांधी जी जैसे कई चिंतक का मानना था कि मानव का स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति, देखिए यहाँ समझने वाला अर्थ चीज़ है, मानव की स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा अत्याधुनिक तकनीक की शोषणात्मक क्रिया कलाप संसाधन के तीव्रतम ह्रास को क्या करता है, मजबूर कर देता है। यानी गांधी जी कह रहा है मजबूर क्या कर देता है, गांधी जी कह रहा है जी मानव के स्वार्थी, लालची प्रवृत्ति और अत्याधुनिक शोषणात्मक प्रवृत्ति संसाधनों का तीव्रतम ह्रास करता है। यानी मानव चाहता है जो कुछ हो हमारे पास हो, यानी हम ही उसका क्या करें, मालिक हो, हमारे पास ही सब कुछ हो। ठीक, और उसी में उसका सपोर्ट क्या करता है, जो तीव्रतम अत्याधुनिक तकनीक है क्या कर सकते, उसके सहारे मानव क्या कर लेता है, संसाधन का ह्रास यानी अत्यधिक उपयोग कर लेता है। ठीक, अब आगे देखते हैं गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के क्या थे, घोर विरोधी थे। तो यही आपसे हमसे क्यों पूछेगा, निम्न में से कौन मशीन द्वारा उत्पादन के विरोधी थे, यानी घोर विरोधी कुछ भी लिख देगा तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या देंगे वहाँ पे, गांधी जी। अब वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादों के उत्पादन के समर्थक थे। वो क्या कर रहे थे, यानी बड़े जन समुदाय यानी मजदूरों द्वारा उत्पादन के क्या थे, समर्थक थे, जिससे एक बड़ी आबादी को बेरोजगारी जैसे सामाजिक कोड से बचाया जा सकता है। तो यही मतलब कि यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लेगा, जो बेरोजगारी को किसने सामाजिक कोड बताया, तो गांधी जी। ठीक, यहाँ थोड़ा सा मिट गया लेकिन हम ध्यान से देखेंगे तो आएगा समझ में, बचाया जा सकता है। उनका मानना था कि इस प्रक्रिया में श्रमिकों में कार्य करने के विकास में क्या कार्य करने के
श्रमिकों में कार्य दक्षता के क्या होगा, कार्य दक्षता के विकास में वृद्धि होगी। यानी श्रमिकों को द्वारा अगर काम किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, श्रमिकों को कार्य करने की क्षमता, दक्षता मतलब होता है क्षमता, क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। और संसाधनों के विकास पर भी क्या लगेगा, संसाधनों के विदोहन पर भी क्या हो लगा, विराम लगेगा। ठीक, यानी मजदूर से हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे तो तकनीक से जो संसाधन का क्या होता है, दोहन होता है, उसके तुलना में मजदूरों के द्वारा हम काम करेंगे तो उससे क्या होगा, सामाजिक कोड जो बेरोजगारी है वो भी दूर होगा और संसाधन के विदोहन यानी उसके दोहन या उसको उपयोग क्या होगा, उससे भी उसमें कमी आएगी। अब देखिए यहाँ पे एक और समझने वाली चीज़ है, मानव एवं तकनीकों की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ये भी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अब आगे हम लोग को देखना है संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। तो सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की, क्या, यानी संसाधनों के संरक्षण के लिए पूरे विश्व को एकजुट होकर क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो यही सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया, 1968 में क्लब ऑफ रोम। तो आगे है 1974 ईस्वी में शुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यही क्वेश्चन पूछ लेता है, जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल की पुस्तक किसकी है, तो शुमशेर की। ठीक, इसमें इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए और ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 के प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर क्या हुई, सिद्ध हुई। अब आगे, इससे सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। इसी रिपोर्ट के बाद से हमारा साझा भविष्य शीर्षक से भी दस्तावेज क्या हो गया, प्रकाशित किया गया। अब आगे है रियो डी जेनेरियो, यानी ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो में 1952 ईस्वी में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इस संदर्भ में एक क्या है, सुनियोजित प्रयास रहा। संसाधन संरक्षण के संबंध में सब है। अब पुनः 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन संसाधन संरक्षण की दिशा में विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास। ठीक, अब आगे सबको डिटेल में और पढ़ेंगे, किसमें, संस्मरणीय तत्व में। अब एक बार इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी इसमें VVIP लगा सकते हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए, पर्यावरणीय संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ, 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ। इसी सम्मेलन के पश्चात प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्यावरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 1972 में ही सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ। इसी के पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष को पर्यावरण दिवस के रूप में क्या होने लगा, मनाया जाने लगा। अब अगला हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं जो क्या हमारा ये इसी पार्ट में ये चैप्टर समाप्त हो जाए, पार्ट 5 में ही। अब देखिए, सतत विकास की अवधारणा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए इसको थोड़ा समझ सकते हैं। ऐसी विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ क्या हो, भविष्य की ज़रूरतों को ही पूरा कर सके, उसे क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी ऐसा विकास जो वर्तमान में भी होता रहे और आगे भविष्य में भी चलता रहे, उसे क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो संसाधन मनुष्य की आजीविका का क्या है, एक आधार है। यानी संसाधन के बिना कोई भी मनुष्य अपनी आजीविका यानी जीवन क्या कर सकता है, नहीं चला सकता है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अत्यंत आवश्यकता है। तो आजीविका के लिए भी संसाधन की आवश्यकता है। अब प्लस जीवन को क्या करना है, गुणवत्तापूर्ण यानी सही ढंग से, यानी मनुष्य को क्या क्या चीज़ चाहिए, उस सभी को भी बनाए रखने के लिए भी नहीं, उस सभी चीज़ को भी ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए भी संसाधनों की आवश्यकता है। या तो शिक्षा हो, या तो स्वास्थ्य हो, या क्या हो, मकान हो, घर हो, अच्छा खाना हो, सभी के लिए क्या चीज़ चाहिए,
संसाधन ही चाहिए। संसाधन के बिना न तो मनुष्य का जीवन गुणवत्तापूर्ण हो सकता है और न ही वो उसका आजीविका भी चल सकता है, किसी प्रकार से भी नहीं चल, संसाधन के बिना नहीं चल सकता। तो संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है, उपहार है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़ है। संसाधन क्या है? प्रकृति प्रदत्त उपहार है। हम लोग पीछे पढ़े थे संसाधन में दो क्या है, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा पढ़े थे मानवीय संसाधन। तो हम लोग उसमें देखे थे चार्ट में जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन था उसका क्या था, संख्या ज़्यादा था, और मानव निर्मित संसाधन में क्या था, उसकी संख्या कम था। तो यही कह रहा है संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है की अवधारणा के कारण मानव ने इसका अंधाधुंध यानी बेतहाशा यानी जितना मर्जी हो सकता है उसका क्या क्या है, इसका दोहन किया है यानी उपयोग किया है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई है। यानी इसके संसाधन के अत्यधिक उपयोग करने से बहुत सारी पर्यावरणीय समस्या क्या हो गई है, उत्पन्न हो गई है। देखेंगे आगे। व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास किया है। यानी व्यक्ति ने अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए इतना संसाधन का उपयोग किया है जो उसके क्या हो गया, भंडार में ही ह्रास, चिंतनीय ह्रास, ऐसा ह्रास यानी ऐसी गिरावट आ गई है जो भविष्य में उसकी क्या हो सकता है, ये खत्म होने की संभावना है। और भविष्य में खत्म होने की संभावना है तो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या दे पाएंगे, इस संसाधन जो खत्म हो तो नहीं दे पाएंगे। तो यही कह रहा है ये चिंता का विषय है, यानी चिंतनीय ह्रास हो गया। तो संसाधनों के केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइजेशन खास लोगों के हाथों में आने से समाज दो भागों में बट गया है, संपन्न एवं विपन्न। विपन्न में क्या हो गया, बट गए, यानी जिसके पास संसाधन है वो क्या हो गया, संपन्न, और जिसके पास संसाधन है वो क्या हो गया, विपन्न। उसी कहते हैं केंद्रीकृत, यानी कुछ हाथों में संसाधन की मात्रा अत्यधिक हो गई और बचे हुए लोगों के पास संसाधन की मात्रा बिल्कुल कम है, नगण्य है। देखिए अब कह रहा है संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ से वशीभूत होकर संसाधनों के विवेकहीन दोहन किया गया है। यानी जिस प्रकार से संसाधन का उपयोग करना चाहिए उस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उपयोग नहीं किया है, यानी अब गलत तरीका से, यानी कुछ मात्रा में उपयोग भी किया, अधिक मात्रा में क्या किया, बर्बादी भी कर दिया है, जिससे विश्व पारिस्थितिकी में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब भूमंडलीय तापन यानी हमारे पृथ्वी का क्या हो रहा है, तापमान, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसे क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन। ओजोन क्षय यानी ओजोन परत में क्षय, ओजोन छिद्र में, ओजोन परत जो है उसमें क्या हो गई है, उसकी मोटाई धीरे धीरे कम होने लगे है, उसी को क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र। और कहीं कहीं ओजोन क्या है, ओजोन लेयर आपका बिल्कुल खत्म भी हो गया, उसी को कहते हैं ओजोन छिद्र। और पर्यावरणीय प्रदूषण देखते हैं हमारे पास बहुत कितना प्रदूषण है आसपास में भी, पर्यावरणीय प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन। देखिए ना पिछले साल कितनी बारिश हुई थी, सब जगह सिर्फ पानी ही पानी था, जल ही जल था, इसी कहते असमय ऋतु परिवर्तन। उस समय जो बारिश हुई थी वो बारिश की संभावना लगभग उस समय 2 से 4% की थी, लगभग 70 से 80% पूरी बारिश हुई थी पिछली बार चक्रवात के समय। तो असमय वर्षा ऋतु जैसी पारिस्थितिकी संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता को क्या करें, निगल जाने को तैयार है। सभ्यता यानी वर्तमान में जो सभ्यता संस्कृति उसको क्या करना है, खत्म करने को तैयार है। अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश के आगोश में क्या हो जाएगा, समा जाएगा। अब आगे देखिए, अब कह रहा उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाने एवं विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा क्या है, अपरिहार्य है। दूसरे शब्दों में संसाधनों का नियोजन उपयोग होना आवश्यक है, नियोजित उपयोग होना क्या है, आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कही जाती है, जिसे वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सके। यानी ऐसा विकास जिससे हमारा वर्तमान का भी विकास तो हो ही, लेकिन भविष्य की भी क्या हो सकता है,
हमारा सुरक्षित रहे, उसे ही क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें अगला है हमारा क्या है, संस्मरणीय तत्व। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में चैप्टर को क्या करेंगे, वीडियो में चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें है फर्स्ट है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया। तो ये पूछता है जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो उसमें आपको ऑप्शन में रहेगा जून 1992, या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो रियो डी जेनेरियो एक ब्राज़ील का शहर है, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग कितने प्रतिनिधि, 178 प्रतिनिधि, 178। तो इसमें एक और ये भी पूछ ले सकता है जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 178 ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता और कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर क्या हुए, समझौता हुए। तो ये भी पूछ सकता है जब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में किस पर हस्ताक्षर हुए, तो उसमें ज़्यादा पूछने की संभावना ये होता है जैव विविधता, ठीक, और दूसरा कार्यक्रम 21, ये दोनों पूछता है। अब देखिए अगला है कार्यक्रम 21। तो कार्यक्रम 21 नहीं, आपकी अधिकांशतः क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, एजेंडा 21। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास इन यूनाइटेड नेशन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट डेवलपमेंट, इसका ये होता है यूनाइटेड नेशन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट डेवलपमेंट के तत्वावधान में रियो डी जेनेरियो, कहाँ पे, जो ब्राज़ील का एक शहर है, जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रमों को स्वीकृति किया गया। इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए तथा इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। तो यही पूछ देगा जो विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किस लिए की, तो एजेंडा 21 पर खर्च होने वाले एजेंडा 21 पे खर्च करने के लिए जो कोष गठित किया गया, वही कोष क्या था, विश्व पर्यावरण कोष। इसमें खर्च के लिए कोष गठित किया विश्व पर्यावरण कोष। अब देखिए द्वितीय है आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 में न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित किया गया है। प्रथम यहाँ पृथ्वी छोड़ दिया है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। तो उसी के मूल्यांकन के लिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ। इसे +5 सम्मेलन में कहा जाता है। तो यहाँ पे एक और पूछ सकता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो जून 1997 आपको डेट नहीं देगा, जून 1997। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में। अब ये पूछ सकता है जब +5 सम्मेलन किसे कहते हैं, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को कहते हैं +5 सम्मेलन, ठीक। अब ये पूछ सकता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किसके लिए हुआ, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए हुआ था। अब देखिए अगला है आपका क्योटो सम्मेलन। दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, यही पूछेगा जो क्योटो सम्मेलन किसके लिए, तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी पर बढ़ते तापमान को, पृथ्वी पर जो तापमान बढ़ रहा है उससे पृथ्वी को बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुए। इसमें कितने 159 यानी 159 देशों ने भाग लिया। इसमें 6 गैसें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है निम्न में 6 गैसों को क्या करने के लिए, उपयोग से हटाने के लिए कौन सम्मेलन किया गया था, तो क्योटो सम्मेलन कब किया गया था, दिसंबर 1997 में, ठीक। इसमें से 6 गैसें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CO2, मीथेन, N2O, HFC एवं फ्लोरोकार्बन एवं सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। यानी धीरे धीरे इन सभी 6 गैसों क्या करना है, उपयोग धीरे धीरे कम करना है। यही क्योटो सम्मेलन का मुख्य विषय था, कटौती करने। जहाँ यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, यानी यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका 7%, जापान 6% की कटौती पर क्या हो गया, सहमत हो गया। यानी ये यूरोपीय संघ 8% की कटौती करेगा, अमेरिका 7% की, जापान 6% कटौती कर पर सहमत हो गया। अब इसे मॉन्ट्रियल समझौता, इसे है यानी क्योटो सम्मेलन को ही क्या कहता है, मॉन्ट्रियल समझौता 1987
का विस्तार भी माना जाता है। ये भी पूछ देगा जो मॉन्ट्रियल समझौता का विस्तार किसे माना जाता है, तो क्योटो सम्मेलन का कोई इसका विस्तार माना जाता है। ठीक, और इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन, यानी इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? क्योटो सम्मेलन को। तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है किसको? क्योटो सम्मेलन के। अब देखिए तीसरा है आपका आखिरी, थर्ड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धूमधाम से चैप्टर समाप्त करेंगे। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से 4 दिसंबर 2002, यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। उसके 10 वर्ष बाद वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। तो यह पूछता है इसमें, ये तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो ये सीधे उसमें देगा आपको वर्ष देगा, उसमें कोई दिसंबर, कोई डेट और कोई क्या कहता है मंथ नहीं देगा। तो क्या करना है इसमें, 2002 याद रखना है। और ये बहुत बार पूछता है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो जोहान्सबर्ग आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकले, जिसमें इस सम्मेलन जो हुआ इसमें किसी भी देशों ने कोई भी मुद्दा पर क्या हो गया, किसी भी देश सहमति नहीं बन पाया। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने क्या किया था, भाग लिया था। चलिए ठीक है, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट धूमधाम से समाप्त हुआ। और आगे हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो बुक में दिया हुआ है, ये देखिए बुक में जो दिया हुआ है ये MCQ 1 से लेकर 5 तक, यानी 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी करेंगे। और प्लस इसके साथ साथ इस चैप्टर से संबंधित जितना भी MCQ बन सकता है वो सब करेंगे। और उसके बाद ये आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो भी करेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।